हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं पीईटी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए पीईटी की मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें अपडेटेड आपके करंट अफेयर होंगे, स्टैटिक जीके भी आपका होता है। साथ में देख सकते हैं करंट अफेयर की भी क्लासें आपको संभवतः है कल से लगभग आपको मिल जाएंगी। और जो आपकी स्पेशल है आपकी शाम को 6 बजे करंट अफेयर की है ना, वो कल से आपके करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी, जो जीके जीएस की चल रही है। और कल से अगर नहीं हो पाएगा तो परसों से आपको जरूर चलेगी, ठीक है ना। तो करंट अफेयर भी आपकी लगातार हम आपको देते रहेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट आपको देंगे। यानी आपका जून स्टार्ट हो गया है और देखा जाए तो हम आपको जून की भी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आपको कम से कम 5 से 6 माह के लिए आपको करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से करना होगा। बाकी वैसे तैयारी तो आपको 8 माह की होना चाहिए करंट अफेयर, लेकिन हम आपको महत्वपूर्ण तरीके की अगर हम बात करें तो 5 माह की तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से रटा ही देंगे। बचे हुए 3 माह के हम आपको हाईलाइट तरीके से करा देंगे, तो करंट अफेयर में आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगी। बाकी आपकी समस्या का हर एक प्रकार का समाधान हम आपको कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जीके जीएस की सीरीज चल रही है, स्टैटिक जीके की भी सीरीज चल रही है, सिलेबस वाली सीरीज भी चल रही है, मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, साथ में हिंदी भी क्लास दे रहे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से हम आपको कवर करा रहे हैं, है ना। जबकि अभी आप देख सकते थे कि लाइट की समस्या है, आंधी तूफान आते रहते थे, है ना। इस वजह से उतनी ज़्यादा हम क्लासें ना देकर फिर भी 4-5 क्लासें तो आपकी हो जाती थी। अब आपके यहाँ पर लाइव क्लासें होंगी और लाइव क्लासों में आपकी जो संख्या होगी कम से कम 8 क्लासें आपकी होंगी। तो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो आपको हर एक जो सिलेबस है आपका हिस्ट्री पॉलिटी उसकी भी आपकी क्लासें होंगी, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, जुड़े रहिए। दमदार तरीके से आपको तैयारी करना है, इस बार को पेड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। और अगली जो भी आपकी भर्ती होगी लेखपाल वगैरह उनमें से आपको बैठना ही बैठना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए, सब बनाए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल एक्टिव हो जाइए ताकि अब आपको हर एक क्लासों की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहें, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरिश्चंद्र निम्नलिखित राजाओं में से किसके कवि थे, राजकवि थे। चलिए जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या होगा कि हरिश्चंद्र निम्नलिखित राजाओं में से किसके राजकवि थे। यहाँ पर आंसर 1 का देना है, जो कि लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 1 का भी ऑप्शन आ रहा है, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया है, कह रहा है ए नंबर, कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए भाई, है ना। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सभी लोग भाई जल्दी जल्दी कमेंट करें, सबके कमेंट यहाँ पर देख लें कि पहले क्वेश्चन आपको सही है कि नहीं सही है। चलिए सही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। याद रखिएगा जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि जो हर्षेड है वो आपके किसके, तो आपके समुद्रगुप्त जिसको ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों हरिश्चंद्र ने क्या किया था, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। दोस्तों एक पॉइंट और होता है कि जो समुद्रगुप्त है उससे क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो नगरों का पतन हो रहा था, है ना, क्रम तरीके से देखा जाए तो वो क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। देखिए 2 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा गुप्त काल में, क्या हो जाएगा, गुप्त काल में। मतलब देखा जाए गुप्त काल में जैसे पाटलिपुत्र हो गया, मथुरा हो गया, जैसे प्रमुख नगर क्या हो गए, पतन की ओर अग्रसर हो गए थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो आपका गुप्त काल स्वर्ण युग जरूर था, लेकिन जैसे जैसे गुप्त काल खत्म हो गया वैसे बाद में यहाँ पर पतन की ओर भी ऐसे नगर आपके चले गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। चलिए जवाब देना है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है। यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का ऑप्शन देखिए, 3 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, राजनीतिक जीवन पर आधारित है, मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था ये राजनीतिक शास्त्र था, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें राजनीतिक सिद्धांतों को वर्णन भी मिलता है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कालानौर में क्या दिया गया है कि कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो दोस्तों ये कालानौर कहाँ पड़ता है, आपके पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, याद रखिए पंजाब में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब इनको राज्याभिषेक कराया गया, है ना, उस समय देखा जाए तो इनकी आयु जो आपकी थी वो आपकी लगभग 13 वर्ष कुछ महीने थी, है ना। ऑप्शन दोस्तों सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो आपके गुरदासपुर के निकट हुआ था, कालानौर पंजाब में, 14 फरवरी
1556 को हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके होते हैं, डेयरी की क्लास में मॉडल पेपर सबसे जानदार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भैया, सबको गुड मॉर्निंग। देखिए 5 के ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बेचारा, है ना। मतलब दोस्तों इसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, मेहनत तो बहुत किया था लेकिन किस्मत ही आपकी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और उसने दोस्तों देखा जाए तो नस्ल और वर्ग विभेद को भी समाप्त किया था, अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति भी अपनाई थी, सिक्कों में नए सिक्के भी चलन में लाए थे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ ये कब हुआ था। बताइएगा कि जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, आपको जवाब देना। और ये क्वेश्चन तो रटा होना चाहिए भाई आप लोगों को, है ना, आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल रटा होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर आंसर लॉक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने बताया था सूरत अच्छी नहीं लगी, जब सूरत अच्छी नहीं लगेगी तो भैया फिर क्या होगा, दिक्कत तो हो जाएगा। सा से सूरत और सा से भैया साथ, अर्थात दोस्तों ये 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये अधिवेशन जो आपका है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना। और ये मिले कब थे, ये भैया अलग तो यहाँ पर हो गए थे लेकिन मिले कब थे, तो मिले थे आपके 1916 में, कहां पर, आपके लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ अधिवेशन जब आपका हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। चलिए बताइएगा अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे वो आपके कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, यहां पर दोस्तों ऑप्शन बी नंबर जो शिशिर कुमार घोष है ना, याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दो आपके भाई थे, इन दोनों ने ही किया था। और ये भारत के सबसे समाचार पुराने पत्रों में भी इनकी गिनती आपकी आती है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा जून 1928। भैया इंग्लिश हमको पढ़ना नहीं आती तो हम पढ़ाएंगे क्या भाई, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है जून 1928 जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए एक पॉइंट आपको याद रख लेना है कि किसानों के क्या, गुजरात के जो किसान थे लगातार उसमें क्या हो रही थी, लगान में वृद्धि हो रही थी। मतलब जो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था, क्या हुआ था कि भैया इसमें क्या था, गुजरात के जो किसान थे उनमें लगान की वृद्धि हुई थी। बारिश की वजह से इनकी किसान अच्छे मतलब फसल नहीं हो पाई थी लेकिन फिर भी लगान बढ़ा रहे थे, उसी की वजह से सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और आपका आंसर हो गया, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन देना है और 9 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 1946 में आया था। ऑप्शन आपका सी नंबर है 1946, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1946 बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अध्यक्षता किया था आपके कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन देना है। 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का जो नारा दिया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सभी लोगों को जवाब देना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों ये है आपके नारायण गुरु, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, नारायण गुरु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का परसेंटेज सर्वाधिक है। क्वेश्चन को समझिए फिर जवाब दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का जो परसेंटेज है वो आपका सर्वाधिक है। दोस्तों ये आपका यूरोप है दोस्तों, जिस हिसाब से इसका क्षेत्रफल है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मैदानी भाग आपको बहुत देखने को मिलता है, ठीक है ना। मैदानी भाग जो आपका है बहुत ज्यादा है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिणी आल्प्स श्रेणी स्थित है, दक्षिणी आल्प्स श्रेणी जो स्थित है ये आपके कहां पर स्थित है, जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दक्षिणी आल्प्स श्रेणी आपकी स्थित है, 12 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपके न्यूजीलैंड में। कहां पर है, ये आपके न्यूजीलैंड में आपकी स्थित दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो आओ राकी, क्या आओ राकी और माउंट कुक है, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि संसार की छत किसे कहा जाता है।
संसार की जो छत है वो किसे कहा जाता है? 13 का ऑप्शन देना है, संसार की छत। और देखिए 13 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो भैया पामीर, जिसका भी ऑप्शन आ गया है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर पामीर। आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यह कई पर्वतों का मिलान बंध है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शैतान का गोल्फ कोर्स, है ना, क्या शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविड गोल्फ कोर्स नामक प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी अर्थात जो डेविड वैली है या डेड वैली है, ये आपके कहां पर है दोस्तों? इसे शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है ना। जो फंस गया तो बिल्कुल फंस गया इसमें। तो दोस्तों याद रखिए यहां पर जो आपका आंसर आएगा 14 नंबर में, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कहां पड़ता है? आपके यूएसए में पड़ती है। याद रखिएगा कहां पर है? तो यूएसए में आपका मुजवे रेगिस्तान डेड वैली नेशनल पार्क भी आपका स्थित है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? चलिए बताइएगा कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है। आपका जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल कहाँ है? चलिए गोबी मरुस्थल बताना है और जवाब भी देखिए आपके सामने आ गए हैं। आपका जवाब इनमें से जो बनेगा 15 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा मंगोलिया। क्या हो जाएगा? सी नंबर मंगोलिया, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा मंगोलिया। और आपके उत्तरी चीन, है ना, दक्षिणी मंगोलिया, यहाँ पर आपका इसका विस्तार हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में संसार में पहला स्थान किस देश का है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन के मामले में संसार में पहला स्थान किस देश का है? जवाब देना है आप सभी को। और देखिए जवाब भी यहाँ पर काफी लोगों के आ रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर भारत हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? जवाब देना है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका 1947 में। कब किया गया था? 1947, जो कि 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1947 किया गया था। और भैया उस समय जो आपके थे, है ना, वो आपके थे आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा ये आपका किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 22 जनवरी 2015 में कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया? चलिए बताइएगा कि 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी कभी क्या है, मणिपुर जैसे आपके हिंसक कांड होते हैं, दिल्ली जैसे कांड होते हैं, तब कहते हैं योगी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट इसका आंसर हो जाएगा। और ये 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी ताकि हमारे देश की बेटियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके, उनके भविष्य उज्जवल बनाया जा सके, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ये अभियान आपका 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, ताकि जो गलियां हैं, सड़कें हैं, है ना, इनमें सुधार किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर हृदय योजना क्या है? तो हृदय योजना का आरंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को, ठीक है, जो हेरिटेज सिटी के विरासत आपके हैं उनके लिए किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन करने वाला जो श्रेय है वो किसे जाता है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताएं समाहित होती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से वो आपका हो जाएगा, ये हैं जॉन कीन्स, ये अर्थशास्त्री हैं जॉन कीन्स, ये ब्रिटिश के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग इनमें से कौन सा है? चलिए बताना है कि भारत का विशालतम जो प्राचीन उद्योग है इनमें से कौन है 20 नंबर में। आप कहेंगे सर 20 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सूती कपड़ा हो जाएगा। सूती कपड़ा जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाए। याद रखिए सूती कपड़ा ये प्राचीनता में आप देखा जाए तो बहुत लोग आपके टेक्सटाइल विभाग में आपके जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी? भैया केंद्र की बात कह रहा है और केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी, याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 1935 अधिनियम, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1935 के तहत द्विसदनी विधायिका केंद्र में बनाई गई थी और द्वैध से समाप्ति की गई थी, क्योंकि द्वैध में जो आपकी लगाई गई थी जो मतलब जो प्रांतों में लगाई गई थी वो आपकी 1919 में लगाई गई थी, है ना, और 1935 में समाप्ति की गई थी और जब समाप्त किया गया था तो केंद्र में लगा दिया गया था, तो 1935 जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है किस वर्ष में जन गण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? जवाब देना है, कह रहा है जन गण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो कब अपनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 22 को देना है।
और 22 का ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1950 में कब अपनाया गया था? 1950, मतलब जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। अगर हम एक पॉइंट पूछे कि ये जो जनगण मनगढ़ है ये सबसे पहले कहां गाया गया था, क्या इतने लोग जुड़े हैं और इतने लोगों में क्या ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 लोग हों जो इसका जवाब दे सकते हैं? चलिए मात्र 5 ही लोग जवाब दे दीजिए इतने लोगों में कि बताइए कि जनगण मनगढ़ जो आपका है सबसे पहले, है ना, ये कहां पर गाया गया था? जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा भाई। यहां पर जवाब देना है कोलकाता, बिल्कुल सही है। देखिए हमने 5 पूछा था लेकिन 50 लोगों के जवाब आए हैं, है ना। याद रखिएगा जनगण मनगढ़ जो आपका है दोस्तों, याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में, है ना, इसे कह सकते हैं आपके राष्ट्रगान के रूप में किया गया था कोलकाता में। और दोस्तों याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। समय लगता है आपका 52 सेकंड दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कांग्रेस अधिवेशन 1911 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मतलब जितने भी आपकी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर आपके 21 के फर्स्ट में कहा गया है, क्या कहा गया है? यहां पर देखिए 23 नंबर में ऑप्शन जो बी है ये है आपका मूल अधिकार, क्योंकि भैया जो 21 का ए है ये क्या है, मूल अधिकार में ही आता है। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चलिए बताइएगा, कह रहे कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? 24 का ऑप्शन देना है और 24 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा 24 नंबर में। देखिए 24 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। याद रखिएगा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर जो आपका 50 है उसमें कहा गया है कि भैया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, क्योंकि पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या थी, दोनों एक में ही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भैया ये आर्टिकल 50 के तहत यहाँ पर अलग कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो आपकी थी वो आपकी कौन थी, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर 25 नंबर में 25 का देखो उच्चतम न्यायालय दिया है और जब उच्चतम न्यायालय दे तो आपको लगाना है सुश्री एम फातिमा बीवी। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर सी नंबर है, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय उपस्थित होता है? कह रहा है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, और पित्ताशय की बात कर दिया है तो भैया ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर जो आपका यकृत है। यकृत के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, याद रखिएगा। पित्ताशय के द्वारा ही पित्तरस आपका इकट्ठा होता है, निकलता आपके यकृत से है ना। और दोस्तों याद रखिएगा पित्तरस होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तो पित्तरस होता है क्षारीय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एंजाइम जो सहायक होते हैं वो किसके लिए सहायक होते हैं? एंजाइम जो होता है किसके लिए सहायक होते हैं? तो आप कहेंगे जब हम खाना खाते हैं ना तो खाना को अर्थात भोजन को पचाने में एंजाइम जो होते हैं वो सहायक होते हैं, याद रखिएगा। ये एंजाइम जो होते हैं भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है, इसको विघटित करके पचाने में सहायक होते हैं जो आपके एंजाइम होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। दोस्तों देखिए कि वस्तु की मात्रा अगर बदल दिया जाए तो क्या अपवर्तित रह सकता है, आपसे पूछा गया है। आपका आंसर क्या होगा 28 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका डेंसिटी है अर्थात जो आपका घनत्व है, भैया जो मात्रा जितनी थी, मान लो अगर हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है तो उसका भी द्रव्यमान वही होगा कि नहीं। यहाँ पर अगर जितना भी मतलब कह सकते हैं इसका जो घनत्व होता है वो आपका होगा इतना ही होगा। जैसे एक शब्द होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व इतना होता है, चाहे वो पानी झील में हो, चाहे वो पानी कहाँ हो, आपके बाल्टी में हो, चाहे वो पानी गिलास में हो, तो भैया आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो बराबर है कि ना, घनत्व तो उतना ही होगा उसका, ठीक है ना, डेंसिटी तो उतना ही होगा, तरलता तो उतना ही होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया मानव ने सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो किसका किया था? आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर तांबे का किया था। तांबा जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि तांबा दूसरी सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु है, क्योंकि पहले तो हम लोग प्रयोग कर लेते हैं किसका, आपके लोहे का कर लेते हैं। तांबा जो आपकी है सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली दूसरी आपकी धातु है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहां पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि किस अंग के माध्यम से मछलियां जो होती हैं वो सांस लेती हैं?
मछलियां जो होती हैं वो सांस लेती हैं वो किस अंग के माध्यम से लेती हैं? आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, मछलियां जो लेती हैं सांस, यहां पर आंसर राइट हो जाएगा सी नंबर है, गलफड़ों के द्वारा होते हैं, गिल्फ जैसे बोलते हैं, गलफड़ों के द्वारा लेती हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये बताइएगा कि त्वचा के माध्यम से कौन होते हैं जो त्वचा के माध्यम से क्या लेते हैं? त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, बताइएगा। आपको बता सकते हैं क्योंकि हमने साइंस तो पढ़ाया था और साइंस में आपको पढ़ाया है तो आपको जरूर याद होगा कि भैया त्वचा से जो सांस लेता है वो कौन सा जीव लेता है? तो हमने बताया था जैसे सांप होते हैं, जैसे मेढक होते हैं, ये त्वचा से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। उम्मीद है सब चीजें समझ में आ रही होंगी और देखिए आराम से पढ़ाते हैं, है ना, विधिवत तरीके से। अतिथि का पर्यायवाची पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर 56 देना है, यहाँ पर जवाब देना है अतिथि का पर्यायवाची, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए अतिथि का पर्यायवाची पूछा गया है और जवाब भी यहाँ पर दोस्तों काफी लोगों के यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे हैं। जवाब देना है अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए कहेंगे अतिथि है और अतिथि मतलब होता है जिसके आने की तिथि ना पता हो, तो भाई यहाँ पर कहेंगे विलोम शब्द क्या बनाया जाए, और जब विलोम की बात कर लिया गया है तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए 56 नंबर सबका जवाब देखो आ गया है। अतिथि का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है, हम विलोम पढ़ रहे थे, यहाँ पर पर्यायवाची दिया गया है और पर्यायवाची दिया है तो भैया अतिथि का होता है अभ्यागत, मतलब आने वाला, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है अभ्यागत, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर मधुकर जो होता है, मधुकर होता है भंवरा का होता है, क्या होता है? भंवरा का होता है, याद रखिएगा। और नारायण कहा जाता है भगवान विष्णु को कहा जाता है, ठीक है ना, भगवान विष्णु को कहा जाता है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। जैसे इस क्लास में है ना, बहुत लोगों का मन और ध्यान लगा रहता है कमेंट में, भाई आप अपने कमेंट को देखा करें, दूसरे के कमेंट को ना देखा करें पेपर के समय, क्योंकि आपको बोला जाता है ना कि भैया अपने पेपर में कंसंट्रेट होना चाहिए, इधर उधर नहीं है। तो जब आप कमेंट कर रहे होते हैं तो क्लास में दूसरों को इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ऐसे बदतमीज लोग होते हैं जो क्लास में सिर्फ बातें ही करेंगे, लड़ाई करेंगे और ये करेंगे। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, जो पढ़ने वाले हैं, वो इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया करिए, दूसरे के चक्कर मत पड़ा करें कि सर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन सब की बातों पर बिल्कुल दूर रख दिया करिए, ठीक है ना। चलिए देखो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ होता है तो 57 का ऑप्शन क्या होगा? तो कहेंगे अन्य मनस्क, क्या हो जाएगा? अन्य मनस्क। यहां पर आंसर आपका डी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानना है। चलिए यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानना है और पुल्लिंग आपका है कौन सा? यहां पर देखिएगा, पुल्लिंग की पहचान हमने भाई कितनी बार बताया है भैया कि 58 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखें यहाँ पर है खटमल कैसा है ना, खटमल कैसा है। जनवरी आई चली गई, मई आई चली गई, पृथ्वी, तो भैया कहीं ना कहीं देखा जाए जो खटमल आपका है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शंकर और शंकर में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समश्रुत मतलब जो सुनाई बिल्कुल बराबर दे, ये शब्द ऐसे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं आपको बिल्कुल बराबर सुनाई देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शंकर और शंकर, आप एक ही शब्द सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो मतलब अर्थ तो आपके अलग अलग हो जाएंगे। अब ये अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखा जाए जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? शिव भगवान तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें शिव भगवान आपके जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शंकर शब्द होता है ना, हमने क्या बताया कि ये जो शंकर जी हैं बिल्कुल ओरिजिनल वाले शंकर जी हैं, और ये शंकर शब्द होता है जब दो भाषाओं से मिलने वाला होता है, मतलब यहाँ पर मिश्रित, और जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि शंकर शब्द कहा जाता है दो भाषाओं से मिलने वाले को शंकर कहते हैं, मिश्रित। अगला दिया गया है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें किसकी रचना है? यहाँ पर क्वेश्चन आपको लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको जवाब देना है राम वृक्ष वेणीपुरी। देखिए ऑप्शन बी बनेगा राम वृक्ष वेणीपुरी, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, राम वृक्ष वेणीपुरी आपका जवाब इसमें से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो आपके हैं वो आपके कौन है? यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए भैया जवाब देना है और सभी को जवाब देना है। चलिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? चलिए तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरेस, है ना। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस जो ऑप्शन आ गया है ये नंबर दोस्तों राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे फेड्स ऑफ द अर्थ का मुख्यालय इनमें से कौन सा है?
चलिए बताइएगा कि फेट्स ऑफ द अर्थ का जो मुख्यालय है आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन को लॉक किया जाए। 82 की अगर बात करते हैं भैया, ये है आपके सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को जो ऑप्शन है यहाँ पर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और ये जो आपका कह सकते हैं संगठन है, ये एक पर्यावरण रक्षक, पर्यावरण की रक्षा के लिए संगठन बनाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, लाजवाब क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आपकी कौन सी है। ये क्वेश्चन हमने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भारत की पहली बोलती हुई जो आपकी फिल्म है इनमें से कौन हो जाएगी। चलिए भैया जवाब तो आपको देना ही देना है ना। यहाँ पर दोस्तों 83 नंबर का जवाब सबका आ गया है, तो आंसर को लॉक कर देते हैं। ये भैया आलम आरा है। ये क्या है? बोलती हुई आपकी फिल्म थी। ठीक है ना। ये आपकी 1931 में बनी थी। कब? 1931 में। लेकिन हमने बताया 1900 अगर यहाँ पर एक पहले कर दें, 13 बाद में कर दें, मतलब 3, तो ये आपके हो गए हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र वाली जो मूवी थी वो कैसी थी? वो भैया आपकी थी बिना बोलती हुई फिल्म थी। ठीक है, बिना बोलती हुई फिल्म थी हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य रूप से आपका है। लच्छू महाराज का जो संबंध है वो आपकी किससे है। दोस्तों आपका जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन को लॉक किया जाए। लच्छू महाराज दोस्तों आपके कथक से हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कथक के कोरियोग्राफर थे आपके। ठीक है ना। और इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी हो गया, राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय निर्यात ऋण गारंटी नियम की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि भारतीय निर्यात ऋण, है ना, क्या गारंटी नियम कब पारित किया गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही है। देखिए 85 नंबर को ऑप्शन को लॉक कर दें भाई। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा, याद रखिएगा सन 1957 में। कब? सन 1957 में किया गया था और ये आपकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ताकि जो आपकी जोखिम बीमा है इनसे संबंधित जो भी होगी इनको निर्यात को बढ़ावा मिले। और अगला क्वेश्चन देखो दिया है, हेरी हब्बा किस राज्य में आयोजित किया जाता है। होरी हब्बा किस राज्य में आयोजित किया जाता है। 86 नंबर में। और 86 की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये आपके कर्नाटक का एक खेल है। क्या? लोक खेल है आपके कर्नाटक का। ऑप्शन आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। ये कर्नाटक का है दोस्तों, याद रखिएगा कर्नाटक का है। ठीक है ना। और ये एक प्रकार का बैल पकड़ने वाला खेल है ना। इसका आयोजन फसल बुआई के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, यहां पर आंसर को लॉक करना है। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की बात आई है तो आपका आंसर ए नंबर ए हो जाएगा। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। और अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जो आपकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया था, ये 2014 में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। लाजवाब क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम जो आपका है इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को ऑप्शन लॉक किया जाए। ये है दोस्तों आपका इंडियन म्यूजियम। क्या? इंडियन म्यूजियम। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, इंडियन म्यूजियम है। और दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी स्थापना हुई थी 1814 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1814 में स्थापना की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि कोलकाता में स्थित जो आपका म्यूजियम है ये भारत का सबसे बड़ा पुराना म्यूजियम है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य में से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि भारत में लोक अदालत का मतलब आयोजन करने वाला पहला राज्य में से कौन है। तो लोक अदालत का प्रथम आयोजन जो किया था 1982 में गुजरात में। 1982 गुजरात में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्व और बाली शब्द जो जुड़े हैं वो किस खेल से जुड़े हैं। बताना है कि सर्व और बाली ये शब्द जो आपके आते हैं किस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर 90 का ऑप्शन ये हो जाएगा, टेनिस से जुड़ा है। यह ठीक है भैया, टेनिस से संबंधित है, जिसमें एक खिलाड़ी द्वारा खेल आरंभ करने के लिए गेंद को रैकेट से मारकर दूसरे खिलाड़ी को पाले में भेजना ही सर्व कहलाता है, और गेंद को जमीन पर पहुंचने से पहले रैकेट द्वारा मारना वाली कहलाता है। यहाँ पर आंसर जो आपका नंबर, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है। शायद इससे पहले एक क्वेश्चन और भी आपका है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 वाला, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है वो आपको यहाँ पर कराना है ना। यहाँ पर देखो दिया है कि यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से
अलग होने की या बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश जो बना है वो आपका कौन बना है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये है आपका पनामा है ना। ये आपका जो आंसर है वो आपका पनामा, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट पहल में जो शामिल हुआ है यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा GMRI, जो आपका हवाई अड्डा है ना। ये संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपैक्ट पहल में शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 37 को और आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध जो है वो आपकी किससे है? 37 नंबर दिया है और 37 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा ये है आपकी कोलकाता है, यानी कोलकाता स्थित पूर्वी कमान जो मुख्यालय है वो फोर्ट विलियम के नाम से परिवर्तित आपका है, तो इसे विजय दुर्ग नाम दिया गया है। यानी जो आपके पूरब में फोर्ट विलियम था है ना, ये पूर्वी कमान, उसको विजय दुर्ग नाम दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 38 को और 38 नंबर कह रहा है कि भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो दोस्तों भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा है और इसका जो शुभारंभ किया गया है, ये शुभारंभ आपका हुआ है हरियाणा में। कहाँ हुआ है? आपके हरियाणा में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि यूएसए के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ले लिया है? तो देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन कल आपको मिला था, थोड़ा डाउट में भी था। अब आपसे देखो दिया है कि यूएसए के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ले लिया है ना। तो यानी कि यूएसए भी जो था वो भी WHO से अपनी सदस्यता लिया था, है ना। तो वहां पर WTO ऑप्शन दिया गया था ना, और यहाँ पर देखो दे दिया गया है कि यूएसए के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ले लिया है। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपका अर्जेंटीना है। कौन है? तो अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्जेंटीना आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि RBI द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो दर कितने प्रतिशत आपकी है? 40 नंबर है और 40 को ऑप्शन देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा 6.25% आपकी है, जो कि 5 वर्षों के बाद नई रेपो दर आपकी है ना। जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 41 की ओर। जय श्री राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। कह रहा है यहाँ पर कि 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? जिसको नहीं आता है क्वेश्चन का जवाब तो परेशान नहीं होना है, बस आपको वीडियो को देखना है ना। दोबारा जब आप रिवीजन होगा तो आप यही क्वेश्चन आसानी से और फर्स्ट तरीके से आप लोग सही करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है और इसका जो आयोजन हुआ है वो आपके कहाँ पर किया गया है? 41 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपके हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में एक जिला है फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद जिले में पड़ता है सूरज कुंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये हरियाणा में जो आपका फरीदाबाद है ना, क्या है? फरीदाबाद, फरीदाबाद में जो जगह पड़ती है वो आपका सूरज कुंड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 42 नंबर में और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता आपकी कितनी है? यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। इनके अनुसार देखा जाए तो जो स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है वो आपकी कितनी है? तो यहाँ पर 42 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 100 गीगावाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 100 गीगावाट हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 43 नंबर में और आपसे कह रहा है कि इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? यानी कि इंदौर शहर ऐसा पहला शहर था जो अगर आप भीख देंगे तो आपको ही दोषी माना जाएगा। तो इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है 43 नंबर में? तो दोस्तों ये है आपका भोपाल है। दोस्तों याद रखिए इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगने और देने को अपराध घोषित कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। और ये एक नागरिक संहिता सुरक्षा है 2023 है ना, ये आपका जो एक अधिनियम कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा जो आपकी है, 2023 की धारा जो आपकी है 163 के तहत याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 44 नंबर में कि एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके एन बीरेन सिंह थे वो आपके मणिपुर के थे, है ना। तो एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपके मणिपुर के थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 45 नंबर में कि भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय जो कि राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर होगा? चलिए 45 नंबर दिया है और आप 45 का ऑप्शन बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी नंबर, ये आपका गुजरात है, याद रखिएगा। गुजरात के अंदर जो एक शहर है आनंद शहर, गुजरात में
एक जगह पड़ती है आनंद शहर, है ना, तो आनंद शहर में ये आपका होगा। तो आपका जो आंसर है बी नंबर, गुजरात के आनंद शहर में ये राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 46 नंबर में, और आपसे कह रहा है भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किन देशों से है। चलिए, भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का जो संबंध है वो आपके किन देशों से, 46 नंबर है। 46 की बात करते हैं तो त्रिसेवा अभियान है और बुद्ध से रिलेटेड है, भारत, नेपाल और आपके श्रीलंका से जुड़ा है, क्योंकि वियतनाम आपका होगा नहीं। यहाँ पर जब वियतनाम नहीं है, लाओस नहीं होगा, और इसके बाद देखा जाए तो आपके यहाँ पर कंबोडिया नहीं होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका भारत, नेपाल, श्रीलंका से आपका जुड़ा है जो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान आपका है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो प्रसिद्ध गार्डन है, प्रसिद्ध बाग हैं, वो कहाँ पर हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो दिया गया शालीमार बाग, तो दोस्तों शालीमार बाग कहाँ पर है, आपके श्रीनगर में है, और जो कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर। यहाँ पर दिया है ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ, श्रीनगर में, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। कंपनी उद्यान, दोस्तों कंपनी उद्यान आपकी इलाहाबाद में है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में। झांसी बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पर है, आपके झांसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला देखो दिया गया है सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन, सहारनपुर में आपका है, ठीक है ना। कालिंदी कुंज आपका कहां पर है, कालिंदी, ये आपके नई दिल्ली में है ना। लोधी गार्डन पूछा जाता है, लोधी गार्डन कहां पर है, तो लोधी गार्डन आपके नई दिल्ली में है। मुगल उद्यान कहां पर है, मुगल उद्यान, तो मुगल उद्यान कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में है। अगला है कानून उद्यान कहां पर है, दोस्तों याद रखिए कानून उद्यान कहां पर है, आपके अहमदाबाद में है। सरिता उद्यान कहां पर है, तो आपके गांधीनगर में। देखो हम पढ़ा सब रहे हैं, लेकिन जो IMP होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया, उसको हम बताते ही चलेंगे, ठीक है। यहां पर दिया गया है कि मालजम, क्या दिया गया है, कह रहे माल पूजा गार्डन, ये आपका पालका दिया है, पालकाडा है, याद रखिए, पंचकुला आपके हरियाणा में है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चंडीगढ़ रॉक गार्डन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंडीगढ़ रॉक गार्डन ये कहां पर है, तो आपके चंडीगढ़ में है। हैंगिंग गार्डन कहां पर है, तो हैंगिंग गार्डन कहां पर है, तो आपके मुंबई, कहां पर, मुंबई में। जलियांवाला बाग ये कहां पर है, तो आप जानते हैं अमृतसर में हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, तो जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन ये कहां पर है, आपके गंगटोक, गंगटोक कहां पड़ता है, तो आपके सिक्किम में पड़ता है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, देखिए यहां पर दिया है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस, है ना, भारतीय वनस्पति, ये कोलकाता में है। अगला है लायड बॉटनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है। अगला है रॉयल बॉटनिकल, रॉयल मिलेगा आपको हावड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रॉक गार्डन बहुत बार पूछा गया है, दोस्तों याद रखिए रॉक गार्डन ये कहां पर है, आपके जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। अगला दिया गया है ओरोविले गार्डन, ये ओरोविले बॉटनिकल गार्डन, ये आपकी ओरोविले जो कि तमिलनाडु में है। सिम पार्क ये कहां पर है, कुन्नूर, जो कि आपके तमिलनाडु में है। वृंदावन गार्डन ये पूछा जाता है, याद रखिए वृंदावन गार्डन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए वृंदावन मत लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश दिया है ऑप्शन में तो आप झोंक दें। याद रखिए वृंदावन गार्डन कहां पर है, वो आपके कर्नाटक, जो कि मैसूर में। हमने बताया जो IMP है उसको हम बताते चलेंगे, उनको जरूर नोट कर लेना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा पढ़ा दें तो पूरा ही आपके दिमाग में भर जाए, ऐसा नहीं है। जो हम IMP बताएंगे उसको जरूर नोट कर लेना है, और एक नजर आपको सब में मारना है। अगला दिया है लाल बाग, दोस्तों लाल बाग, दोस्तों दिया है लाल बाग, ये आपके बंगलौर कर्नाटक में है, ठीक है ना। अगला है पीलकुल, जो बॉटनिकल है आपके मंगलौर में है। चंबल गार्डन आपके कोटा राजस्थान में है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है सज्जन निवास गार्डन, गुलाब, है ना, ये गुलाब बाग ये आपके उदयपुर में है। अगला है चश्मा शाही बाग श्रीनगर में है। और निशात बाग, जो कि पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि निशात बाग जो आपका है कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, आपके श्रीनगर में है, निशात बाग हो जाएगा, है ना। क्लास यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जबरदस्त तरीके की आपकी क्लास रही है, और आप दे सकते हैं कि आपकी एग्जाम के लिए, आपके तैयारी के लिए हम आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो या स्टैटिक जीके हो, मॉडल पेपर हो, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको डेली पढ़ने की आवश्यकता है, आप पढ़ते रहिएगा। जो भी आपके पास किताब हो, किताब से पढ़ते रहिएगा। हमने कहा भी है कि किताब का सहारा जरूर लीजिए, बिना किताब के कुछ नहीं होगा। वो आपके पास कोई भी किताब हो, हम ये नहीं कहते हैं कि इसी प्रकाशन, मतलब आपके पास कोई भी बुक हो, आप लोग इतने समझदार हो गए हैं, मार्केट में जब आप पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो वहां पर आप बुक ओपन करेंगे और देखेंगे क्या लेटेस्ट है, क्या लेटेस्ट नहीं है। प्रचार की बात अलग होती है, प्रमोशन की बात अलग होती है, ठीक है ना।
तो इसलिए आप लोग जब खुद मार्केट पहुंचेंगे वहां पर देखेंगे, आपको क्वालिटी कंटेंट पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलिए अगली क्लास में आ जाइए सभी लोग, अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगली क्लास जबरदस्त तरीके की आज होने वाली है, क्योंकि जैसे कल आपकी हुई थी आपके समान जागरूकता यानी 10 नंबर वाली क्लास जो आपकी है, कितनी गजब की क्लास आपकी चल रही है, वही गजब की क्लास आज भी आपकी होने वाली है। उसी क्वेश्चन से आगे आपकी स्टार्ट होगी, तो तुरंत आइए, अगली क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।